नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफ़ेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफ़ेसर दुबे से जब पिछली बार बात किए थे तो अंतिम चरण का एग्ज़िट पोल आ गया था। पूरा अंतिम चरण का क्या पूरा एग्ज़िट पोल आ गया था। एग्ज़िट पोल को 400 पार दिखा रहा था और उसपे मेरा और इनका बिल्कुल निश्चित रूप से मानना था कि एग्ज़िट पोल थोड़ा मनोरंजन है और इसमें कोई मतलब उसको उतने सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभय भाई फाइनली तो रिज़ल्ट आ गए। एग्जिट पोल पे बात भी अब क्या किया जाए, अब मुख्य मुद्दों पे बात करें। रिजल्ट अपेक्षित थे और मुझे एक ही जगह 2 जगह से मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो अनपेक्षित हुआ, एक तो उड़ीसा में बिल्कुल क्लीन स्वीप बीजेपी की, ये किसी ने रीड नहीं किया था। मैं उड़ीसा में लगातार कुछ लोगों से संपर्क में था। ये सब लोग मान रहे थे कि मिलके इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजू जनता दल बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। और दूसरा कहीं न कहीं मुझे कर्नाटक में भी इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। बाकी तो अपेक्षित थे जहाँ से जैसा लोग कह रहे थे, महाराष्ट्र भी कह रहे थे, बंगाल भी कह रहे थे। मैं यूपी के बारे में बिल्कुल मैं बिल्कुल पक्का था क्योंकि मैं यूपी की एक-एक सीट को वॉच कर रहा था, कि यूपी में ये ज़्यादा आएँगे। तो अभय भाई पहला रिएक्शन कि एनडीए का भविष्य, इंडिया का भविष्य एक एक थोड़ा मजबूत विपक्ष अब है सामने। इस पे एक ओवरऑल टिप्पणी फिर आगे बात करते हैं। आनंद जी, बहुत संक्षेप में ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसके होने की संभावनाएं बहुत लंबे अरसे से पक रही थी। यानी अगर एक ऐसी कार में जिसकी ठीक से आप सर्विस न कराएं, जिसकी सफाई ठीक से ना हो, आप प्रॉपर ठीक से इंजन का तेल ना बदला जाए, उसका इलेक्ट्रिकल का काम सही तरीके से ना हो और उसको जब हाईवे पे आप दौड़ाएंगे तो जाहिर है कि वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। तो ये लंबे अरसे से ये लोग सब बहुत मुगालते में थे और डींगे मारते थे कि हमारा संगठन ये ऐसा है। अब आप कोई पन्ना प्रमुख नाम का शब्द आप सुन रहे हैं? नहीं। पन्ना प्रमुख नाम का शब्द नहीं सुना जा रहा। आज तो नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लिया, केवल जय जगन्नाथ कहा। अब उनके ईश्वर जो हैं वही हैं जो उनके भक्त थे, संबित पात्रा के मुताबिक। तो भारतीय जनता पार्टी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो है पिछले 10 साल के शासनकाल में मौजूद हैं। हम लोग चाहें तो आप समय कई बार हम लोगों को कार्यक्रम करना पड़ेगा उन एक एक कारणों की व्याख्या करने में, और हम लोगों को करना भी चाहिए कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। एक अत्यंत शक्तिशाली पार्टी, शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली सरकार जो हर चीज पे इसने कब्जा कर लिया था, नेता ने अपने आप को भगवान तक घोषित कर दिया था, एक ऐसे व्यक्ति का पराभव क्यों होता है और उसे अपने पराभव को छिपाना पड़ रहा है झूठी उपलब्धियों के पीछे, एक बहुत ही कमजोर और अंतर्विरोधों से भरे हुए गठजोड़ के पीछे छिपाना पड़ रहा है। ये जिन चंद्रबाबू नायडू के साथ ये गठजोड़ कर रहे हैं, उन चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा था और उनका वो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बारे में कहा था इस देश का हर नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर है, और बदले में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये वही आदमी है इसने अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका था। जी, जी। इस तरह। और नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, उसको सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है इनका गठजोड़। भले ही उन्होंने ऊपर से देखने में एकता का जो भी प्रदर्शन किया हो, उसकी सबसे जो प्रमाण है उसका, वो प्रमाण ये है कि जयंत चौधरी नीचे श्रोताओं में बैठे हुए थे, उनको ना मंच पर जगह मिली, ना उनको माइक मिला, और उनके चेहरे से ही लग रहा था कि किस तरीके से उनके और बनने वाली सरकार के बीच में कौन कौन से अंतर्विरोध पैदा हो गए हैं। मैं ये मानता हूं कि लोग तरह तरह की समीक्षाएं कर रहे हैं। कोई कहता है उन्होंने टिकट का बंटवारा ठीक नहीं किया, कोई कहता है मोदी पे ज्यादा भरोसा कर लिया, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, मोदी को ओवर एक्सपोज कर लिया। कोई कह रहा है कि साहब जाति चली है, हिंदू कार्ड नहीं चला है, राम मंदिर का कार्ड नहीं चला है। तो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। ये सभी बातें थोड़ी बहुत सच हो सकती हैं और हैं। मेरा मानना है कि पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ है कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर चुनाव लड़ा गया है। ये चुनाव आर्थिक प्रश्नों पर लड़ा गया है और उनके मर्म में अगर इस बात को किसी पार्टी ने अगर बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझा था तो वो पार्टी थी कांग्रेस।
कांग्रेस ने एक अभूतपूर्व और असाधारण किस्म का घोषणा पत्र तैयार किया और उन आर्थिक समस्याओं को जिनसे सारा देश पीड़ित था, देश की जनता के बड़े बड़े हिस्से पीड़ित थे, उस घोषणा पत्र ने उसको वाणी दी और नरेंद्र मोदी जी उस घोषणा पत्र को देख के घबरा गए और उस घोषणा पत्र के आते ही उनकी पूरी की पूरी चुनावी मुहिम जो है वो पटरी से उतर गई और उन्होंने एक बहुत घटिया किस्म की, जलील किस्म की एक सांप्रदायिक मुहिम, उन्होंने घोर सांप्रदायिक मुहिम चलाई, नकारात्मक मुहिम चलाई। इसके सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकते थे, उसके नकारात्मक परिणाम ही निकलने थे। अब वो जवाहरलाल नेहरू से अपनी तुलना कर रहे हैं कि लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास 2/3 बहुमत था। नेहरू जी से तुलना करना तो अपने आप के अपने एक किस्म का मजाक है। कांग्रेस का जो प्रभुत्व था सारे देश के ऊपर, उसके अंदर हर चुनाव में बढ़ोतरी ही हो रही थी, वो कमजोर नहीं हो रहा था। और इसमें तो इनकी सीटें भी कम हो गई हैं, इनके कितने मंत्री, अब संख्या मुझे अभी ध्यान नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर इनके मंत्री पराजित हो गए हैं। 12 राज्यों में इनका वोट प्रतिशत गिर गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9%, 9.25% करीब वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में गिरा है। और भाजपा के जो सांसद चुन के आए हैं उसमें दल बदलुओं की भरमार है। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। और आप तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में क्या इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या योगी आदित्यनाथ बगावत करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी तरह की बातें की जा रही हैं। जी, जी। मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं कि एक तरफ जयंत चौधरी को ऊपर जगह नहीं मिली और अनुप्रिया पटेल जिनकी एक अकेले जीत के आई हैं अपना दल से, उनको ऊपर मंच पे भी बिठाया गया, उनका स्वागत भी हुआ, उनका भाषण, मतलब सब कुछ हुआ। तो ये बहुत स्पष्ट है और ये मोदी जी के यहाँ कोई स्लिप ऑफ वो नहीं होता है, ये सोची समझा है कि तुम्हारी औकात जहां है वहीं रखा जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि नीतीश जी जो इनके बाजू में बैठ रहे हैं वो कितने दिन में सामने बिठा दिए जाएंगे और या कितने दिन में उस ऑडिटोरियम से बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए, इसमें आनंद जी, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जाट नेता थे सब हार गए। भूपेंद्र चौधरी जो जाट हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपने उम्मीदवारों को जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया था नहीं जिता पाए। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब कहीं भी कोई जाट नेता है नहीं। तो उनके पास, उनके गठजोड़ के पास जयंत चौधरी नाम का एक जाट नेता था। तो अगर उन्हें, जब हम कोई बिरादरी हमें वोट नहीं देती है और हमारे पास कोई एक आध नेता होता है तो हम उसको झाड़ पहुंचकर चमकाकर मंच में पेश करते हैं ताकि ये हो कि भाई हमारा जाटों से पूरी तरह संबंध नहीं टूटे हमारे। लेकिन ये भी नहीं किया इन्होंने। इसलिए मुझे लगता है कि जयंत चौधरी और उनके बीच में कुछ गंभीर मतभेद पैदा हो गए। और जैसे जीतन राम मांझी अकेले जयंत चौधरी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। जयंत चौधरी का फोन नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से संपर्क काट दिया गया है। मतलब न वो किसी अपने मित्र के फोन का जवाब दे रहे हैं, न व्हाट्सएप, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा एक दो चीजें इसलिए कर लूं, फिर जरा यूपी पे भी आएंगे। मोदी जी कोलिएशन के, मतलब मोदी जी टीम मैन नहीं है, वो कोलिएशन के खिलाड़ी नहीं है, वो स्वच्छंद चलाने के उसमें है, जिसमें कैबिनेट को भी बाद में बताते हैं। कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो फोन बाहर रखवा देते हैं, कैबिनेट में निर्णय ले लेते हैं, बाद में बताते हैं। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा जो चैलेंज मोदी जी के लिए होगा कि एक 73-74 साल की उम्र में आपका जो एक आदत पड़ी हुई है कि अपना जो कर दिया वही लॉ है, उस पे कोलिएशन में कैसे करेंगे? क्योंकि आज वैसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, नीतीश जी पैर छू रहे हैं, मेरे लिए वो भी एक आश्चर्य था। उसी बात है। नहीं, नीतीश जी पैर नहीं छू रहे थे, मोदी जी उनके पैर छू रहे थे। देखिए, जब ये घटना घटित हुई तो हम सब लोग एबीपी चैनल पे बैठे हुए मोदी जी का भाषण और पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। तो जब ये घटना घटित हुई तो पहली बार ऐसा लगा ऐसे नीतीश ने मोदी जी के पैर छुए। फिर उसी दृश्य को 5-6 बार लगातार टीवी पे दिखाया गया। हम लोगों ने उसको ध्यान से बार बार देखा। हाथ मोदी जी ले जा रहे हैं नीतीश के घुटनों की तरफ, उल्टी बात। और वो उनका हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं, नहीं ऐसा मत की, कहते किसी के पैर छूने के लिए झुको तो वो कहता अरे अरे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना हो रही है वहां पर। मोदी जी अंदर से बहुत ही विचलित हैं। उसका कारण ये जो आपने ठीक ही उस तरफ इंगित किया, ना इन्हें ना अमित शाह को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। 2 गठजोड़ सरकारें जो इन लोगों के पास थी, बिहार की और महाराष्ट्र की, उन गठजोड़ सरकारों का इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया।
इतनी पार्टियों में तोड़फोड़ की, इतनी अदल बदल करवाए, सब दोनों, और नतीजा भी निकला। बिहार में भी नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ लेकिन नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं। और उधर 11 सीटों का नुकसान हुआ, और उधर महाराष्ट्र में तो पूरी तरह सुपड़ा ही साफ हो गया इन लोगों का, बहुत बुरा नुकसान हुआ। तो इन लोगों को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। देखिए, भाजपा की एक पुरानी थीसिस है, इस थीसिस का नाम है 100% भाजपा, यानी चप्पे चप्पे में भाजपा। ये लोग अंदर खाने चलती है, ऊपर से ये लोग नहीं कहते इस बात को। और इस बात को नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में एक बार मेरे सामने कहा था, इस बात को कि भाई हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम 100% भाजपा हमारा लक्ष्य है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उनके पास ताकत नहीं थी, तो 100% भाजपा, पैरों को कुल्हाड़ी मारने ऐसा था। नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत था, तो ये 100% भाजपा की राह पर चल निकले। और इस प्रक्रिया में क्या किया कि उन्होंने भाजपा का भी नुकसान किया, और जो गठजोड़ राजनीति का भाजपा को सहारा मिल रहा था उसका भी नुकसान किया। इनकी थीसिस थी बीजेपी प्लस प्लस, और इस ये कह के उन्होंने अटल अडवाणी की जो थीसिस थी एनडीए प्लस प्लस, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। आज स्थिति यह है कि अब ये फिर एनडीए प्लस प्लस की तरफ आ रहे हैं, आना ही पड़ेगा इन्हें। तो इनको कोई तजुर्बा नहीं है, इन्हें कुछ नई योग्यता, अपने आप को रिट्रेन करना पड़ेगा, नई योग्यताएं और नए कौशल इन्हें विकसित करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये गठजोड़ चला पाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये गठजोड़ चला पाएंगे, बहुत मुश्किल है। आज जो सामने दिखाया जा रहा था ये पूरी तरह कॉस्मेटिक था, ये पूरी तरह कॉस्मेटिक था, क्योंकि गठजोड़ के वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो बहुत अनुभवी है ना, वो इस तरह मंच पर कौन लड़ेंगे आपसे। वो तो अभी तो बहुत सारी ब्रिंकमैनशिप होगी, बहुत बहुत कुछ होगा। अभी तो पार्टी के अंदर से ब्रिंकमैनशिप होनी शुरू होगी, अभी आरएसएस की तरफ से ब्रिंकमैनशिप शुरू होनी, जिसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल काम है। जी जी, मैं एक अच्छा आंकड़ा आपको बताऊं अभय भाई। ये जो चुनाव हुआ 3 राज्य, और 3 राज्य का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीनों राज्य इनके एनडीए के राज्य हैं, और ये तीनों राज्य वो हैं जहां पे इंडिया गठबंधन की छत्र उसको ड्राइव कर रहे हैं। इन तीनों राज्य में 168 सीटें हैं। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो इन तीनों राज्यों को मिला के उत्तर प्रदेश में 6, बिहार में 7 और महाराष्ट्र में 4, 11 सीटें कुल थी, नहीं 5, 12, कुल 12 सीटें इंडिया गठबंधन की थी। आज ये गठबंधन 168 में 83 पे दोनों है, एग्जैक्टली 83 है। 2 सीटें, एक पप्पू यादव की, मैं ये मानूंगा कि पप्पू यादव टेक्निकली तो नहीं है इनके साथ, लेकिन वो अपना वेट इनके पीछे ही देंगे। और दूसरा चंद्रभूषण कांग्रेसी कहते हैं, पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी नहीं, और प्रचार किए, वो लखनऊ में आके प्रचार किए, वो फिर रायबरेली में जाके। तो और दूसरा चंद्रशेखर रावण भी एनडीए के साथ अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन 83। मैं इसको इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं कि यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, और उस जबरदस्त का भी जबरदस्त यह है कि मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। अवधेश प्रसाद जी जो एक पासी बिरादरी से आते हैं, दलित हैं, उन्होंने जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया अयोध्या में, और मैं पहले दिन से कह रहा था, अगर अभय जी हम सब लोगों को, कि मैं मुझे याद है यूपी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था। और अवधेश प्रसाद जी ने जो हराया है, वो ना केवल अयोध्या, पूरा अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी बुरी तरह से हार गई है। मैं थोड़ा इस पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी दे रहा है आने वाले में, उसमें राम अब नहीं चलेगा। मैं हमेशा से मानता हूं, एक पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत घुसपैठ होने के कारण मैं हमेशा से मानता हूं, मेरी धारणा है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो समुदायों का लोकतंत्र है। पूरे के बड़े बड़े समुदाय तय करते हैं कि किस पार्टी को समर्थन करना है, कि किस पार्टी को समर्थन नहीं करना है। ये एक आध व्यक्ति का खेल नहीं होता है ना, और ये हमेशा जब होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होता है, ये पूरे प्रदेशों में होता है। अब आप इस चुनाव में देखिए, पासी समुदाय ने, आपने फैजाबाद सीट का जिक्र किया, जहां पर अखिलेश ने एक जनरल सीट से एक दलित को उतारा। पासी समुदाय ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। जो जाटव समुदाय है उसके वोट का बहुत बड़ा हिस्सा गठजोड़ की तरफ गया, भारतीय जनता पार्टी में जाने से उसने इनकार कर दिया। यादव समुदाय कभी भाजपा को वोट देता ही नहीं है, मुसलमान समुदाय कभी भाजपा को वोट देता ही नहीं है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित समुदायों में सर्वाधिक
संख्यात्मक ताकत जाटवों के पास है, उसके बाद पासियों के पास है। अब आप ये सोचिए, फिर राजपूत समुदाय ने, मेरा मानना है कि कम से कम 75% सीटों के ऊपर जहां उनका प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती? कितने बड़े बड़े समुदाय, पासियों ने साथ छोड़ दिया, जाटवों ने साथ छोड़ दिया, यादवों ने वोट नहीं दिया, राजपूतों ने वोट नहीं दिया, और जाटों ने वोट नहीं दिया। और नहीं, और अबे भाई, कुर्मियों का एक बड़ा वर्ग शिफ्ट हुआ। कुर्मियों का एक बड़ा वर्ग शिफ्ट हुआ। वो खुद ही, जो अनुप्रिया पटेल है, 2 सीटें उनके पास थी, वो 1 ही सीट जीत पाई अपनी, और दूसरी सीट वो हार गई। तो ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो तथाकथित हिंदू एकता बनाई थी उत्तर प्रदेश में, वो इस वक्त पूरी तरीके से बिखर गई है। और भाजपा को उस हिंदू एकता को दोबारा हासिल करने के लिए नई किस्म की किसी रणनीति पे काम करना पड़ेगा, नए नेता को लाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। अमित शाह ने जो तमाम सारा जो शिराजा खड़ा किया था, वो ताश के पत्तों की तरह इस बार उत्तर प्रदेश में बिखर गया है। मैं एक और चीज कहूंगा, जब आपने अमित शाह का नाम लिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक टेस्ट था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। उत्तर प्रदेश में ऐसा जयराम रमेश साहब ने आरोप लगाया अमित शाह पे कि करीब उन्होंने 150 डीएम को फोन किए थे, उत्तर प्रदेश के भी सारे डीएम को किए थे, और ये अमित शाह ये करते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा अनहोनी नहीं थी। वो डीएम को फोन करके अपना मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है कि इस देश में पॉलिटिकल लोग अब हेड कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, उनकी ट्रेनिंग पॉलिटिकल है। उन्होंने अपने 75 जिले में सारे जिला अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया, और उन्होंने एक ही चीज कही कि इररिस्पेक्टिव, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे हमारा, मुझे 10,000 पॉलिटिकल आपके कार्यकर्ता काउंटिंग उससे बाहर चाहिए, काउंटिंग मतदाता स्थल से बाहर, मतगणना स्तर से बाहर। और वो 10,000 लोग अगर वहां खड़े हैं, तो किस डीएम और किस एसडीएम की मजाल की वो बेईमानी करे? अमित शाह तो वहां से बचाने नहीं आएंगे ना। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मूव यही होना चाहिए था। और अच्छा है कि कम से कम अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग मैनेजर नहीं है, ये लोग पॉलिटिक्स की तरह सोचते हैं। हम लोग को कभी कभी बुरा लगता है कि ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे। लेकिन मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स वर्सेस प्रबंधन का खेल है, उसमें अंतोगत्ता तो पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी की पूरी थीसिस है कि हर चीज को प्रबंधित किया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी भी इवेंट में, लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं नरेंद्र भाई बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है, उनका बहुत मशहूर वाक्य है। नरेंद्र मोदी भी इवेंट मैनेजर हैं, और अमित शाह भी मुख्य तौर पर राजनीति के मैनेजर हैं। इसके अलावा उन्हें और ज्यादा कुछ नहीं आता है। वो हर चीज को प्रबंधित कर लेते हैं। जैसे जब उन्होंने देखा राजपूतों में नाराजगी, तो उसको उन्होंने प्रबंधित करने की कुछ कोशिश की। वो आए, नेताओं को समझाया, जौनपुर की सीट को उन्होंने प्रबंधित करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। धनंजय सिंह को छुड़वाया, उनकी बीवी से उन्होंने पर्चा वापस करवाया। ये सारे काम उन्होंने किए। लेकिन राजपूतों में इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी थी कि वो नहीं हुआ। राजा भैया ने उनका केवल जौनपुर की सीट के लिए तो साथ दिया, लेकिन बाकी सब जगह उन्होंने साइकिल के लिए वोट मांगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगे। संजय सिंह ने स्मृति ईरानी का साथ नहीं दिया अमेठी में, वो तो अपने महल से ही नहीं निकले। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, और उनके लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगे, हालांकि तकनीकी रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये सब खुल के हुआ। और योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर नेताओं को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। अगर वो बिल्कुल जुट जाते उनको समझाने में, तो वो काफी इस ठाकुरों की नाराजगी को, कम से कम जो ठाकुर नेताओं का नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, उसके जरिए उन्होंने वो मैनेज कर सकते थे। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की कई खूबियां मानी जाती है। एक खूबी यह है कि उनके शासनकाल में बिजली अच्छी आती है। मुसलमान भी कहते हैं कि बिजली आ रही है लगातार। पहले बिजली सुबह आती थी 4 बजे, जल्दी जल्दी पानी भरना पड़ता था, लेकिन अब बिजली लगातार आती है। लेकिन चुनाव मुहिम शुरू होने से कुछ पहले ही अचानक बिजली गुल होने लगी। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, गाजियाबाद में। तो मैंने सोचा बिजली इतनी ज्यादा गुल हो रही है, क्या हमारे यहाँ का लोकल फॉल्ट है या पूरे यूपी में हालत है? तो मैंने बहुत जगह फोन किए, तो पता चला कि सब जगह यही हालत हो रही है। अच्छा, तो अब भाई हो सकता है कि बिजली की कमी पड़ गई हो, तो चुनाव हो रहा है, बिजली खरीद लेते। बिजली तो बिकती है नहीं, और हम और आप उसका पैसा देते हैं। नहीं, और उसका हम और आप पैसा देते हैं। हाँ, सरप्लस बिजली खरीद लेते।
चुनाव के दौरान तो सुनिश्चित करते हैं कि बिजली मिलेगी सबको, लेकिन आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजली ना आने की वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट कर दिया, लेकिन इससे माहौल बनता है, आदमी चिढ़ा बैठा हुआ है, कोई बिजली क्यों नहीं आ रही है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आदित्यनाथ जी की सरकार ने भाजपा को लोकसभा चुनाव जीतने में जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं की। वो अपने भाषण देते रहे, एक मुसलमान विरोधी जहर उगलते हैं हर जगह, जा जाके उन्होंने जहर उगला उसमें। दूसरी सबसे बड़ी देखो, ये आदित्य उन्होंने जो सरकारी प्रशासन, अब सब जगह जितने भी लोग हारे हैं चुनाव हैं, वो सब ट्वीट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अधिकारियों ने धोखा दिया, अधिकारियों से नेता लोग मिले हुए थे, हमको धोखा दिया गया, वो गद्दार हैं। ये गद्दार शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, फलाना गद्दार है, ठिकाना गद्दार है, फलानी सीट अमुक गद्दार के कारण हारे, ढिकानी सीट अमुक गद्दार के कारण हारे। इस प्रकार की बातें तमाम निकल के आ रही हैं अलग अलग सीटों के बारे में। हर जगह कोई नाम है, वो पुराने कोई सिंह है, कोई कुछ है, उसके कारण वो हारे। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये तो बहुत अपने संगठन की लिए पार्टी जानी जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब कि मोदी जी की जो बनारस सीट थी अपनी, वहां पर कोई भी संसदीय प्रतिनिधि नहीं, सांसद प्रतिनिधि नहीं था, वहां पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो कितनी बनारस की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। कुछ विधानसभा क्षेत्रों के दम पर जीते हैं चुनाव। अच्छा, फिर एक ये बात कही जा रही है कि साहब टिकट गलत बांट दिए। ये बात सही है कि टिकट गलत बांटे, जितने एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी पुराने 2-2 बार जीते हुए लोगों के खिलाफ, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये केवल गलत टिकट बांटने से ऐसा नतीजा आता है। इसके पीछे जनता की बहुत गहरी नाराजगी है, इन सब चीजों से वो चीज बढ़ जाती है। और तो जो खामोश एंटी इनकम्बेंसी थी, महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी तो महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मानती है। भाजपा की केंद्रीय मीटिंगों में जो चुनावी समीक्षा और तैयारी के लिए होती थी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई कभी, नहीं होती थी। उसको उन्होंने माना ही नहीं मुद्दा है जी। मैं अबे भाई एक बात कह के मैं एक और चीज पे आऊं। बनारस, देखिए दिक्कत क्या है कि बनारस में अगर जाके अमित शाह कमान संभालेंगे और आखिरी के 2-3 दिन में वहां किसको बुलाए, सुनील बंसल, पीयूष गोयल, नड्डा जी, ये स्मृति ईरानी, ये लोगों को देख के वोट कम होंगे भाई। सुनील बंसल केवल ठेका पट्टे का काम देखते हैं, किसको कितना ठेका, कितने परसेंट पे देना है, कम देना है, पहले प्रीपेड कितना पहले दोगे, उनका जमीनी उससे क्या मतलब है। लेकिन मैं एक और चीज पे आपसे जरा समझना चाह रहा हूं। मुझे 2-3, अब बीजेपी भी वो बीजेपी नहीं रहेगी। शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से जीत के आए हैं, 29 पे 29 सीट एमपी से जीत के आए हैं। उससे पहले एमपी में बहुत बेहतरीन विधानसभा इलेक्शन जीते थे। और दूसरा जो गडकरी साहब का, अगर गडकरी साहब को हराने के लिए पूरी बीजेपी में मोदी जी की और अमित शाह की लॉबी पूरी कस के लगी थी, वो जीत के आए। और आज अगर आप देखते उनको, तो वो उस तरह से ना ताली जो एक बजवाया जा रहा था मोदी मोदी, ना वो कर रहे थे, ना वो उतना उठ के खड़े हो रहे थे। वो बिल्कुल अपना क्लियर दिखा रहे थे कि मैं क्या हूं और कहां बैठा हूं। मैं इस पे पूछूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, इनको वैसे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे मोदी जी कि इनका रूल रहेगा? अगर मोदी जी को 300 350 के बीच सीटें मिलती तो जरूर फेंक दिया जाता। अब तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब तो इन्हें गडकरी की सद्भावनाओं की आवश्यकता है। अब तो देखिए, पार्टी के अंदर भी इनको मेल मिलाप का रवैया अख्तियार करना होगा। अगर ये राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करेंगे, उनको बड़े मंत्र पद नहीं देंगे, और जो उनके आसपास दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं, मतलब केवल उन्हीं को, दलाल और चाटुकार किस्म के लोग सक्रिय हैं, केवल उन्हीं को अगर महत्व दिया जाएगा, तो वो पार्टी के अंदर से इनके खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को भी बहुत से ऐसे काम करने हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए हैं भाई। इन्होंने सबसे पहले 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो और जैसे ही जीते चुनाव, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले पार्टी को कैप्चर करना शुरू किया अमित शाह के जरिए, और जबरदस्त कैप्चर और कंट्रोल की जो मुहिम चलाई, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। और उसके जरिए उन्होंने अपनी शैली में पार्टी का विस्तार भी किया, ये भी बात सही है। तो इनकी ताकत जो है, जैसे कि रावण की जान उसकी नाभि में थी, तो इनकी जो ताकत है, इनकी नाभि जो है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अभी तक इनके खिलाफ कोई भी
ये पूछा नहीं है किसी ने कि भाई आपकी सीटें कम क्यों हो गई, आपके इतने मंत्री क्यों हार गए। पहले पीएमओ लोगों को पूछता था, जवाब भेजता था, भाई फलानी प्रदेश इकाई से आपके यहाँ चुनाव में ऐसा क्यों हुआ बताइए। अब पीएमओ से कौन पूछेगा। तो अभी जब तक पार्टी में इनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी तब तक ये बैठे रहेंगे। और ये अगर इन्होंने नितिन गडकरी को नाराज कर लिया, राजनाथ सिंह जी को नाराज कर लिया और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की या कुछ बहुत हेकड़ी दिखाई, तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनके खिलाफ बातें की जाने लगेंगी। मैं प्रोफेसर साहब एक और विषय है, हालांकि उसके लिए अलग से किसी दिन बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उसको छूना चाहूंगा। मुझे दो या तीन जगह की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और पंजाब, तीनों जगह के जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक गंभीर चीज भी छुपी हुई है। कश्मीर में जो बारामूला है, वहां से एक इंजीनियर रशीद जीते हैं, पहले भी एमएलए रहे हैं। मैं जानता हूं, हाँ, मैं जानता हूं। मूल रूप से एक्टिविस्ट आदमी है, हरदम काफी कुछ करते रहते हैं वहां। वो 2019 से बंद है, उनके ऊपर यूएपीए या जो भी लगा हुआ है, और वो रिकॉर्ड वोटों 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो बारामूला से जीत के आए हैं। दूसरी तरफ पंजाब में अमृतपाल खदूर से, और वो जो खालसा जी हैं बेन सिंह के लड़के, वो फरीदकोट से, और मणिपुर। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि लोगों के पास जो इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्टीज हैं या रीजनल, वो विश्वास उठ रहा है, उनको लग रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये गंभीर बात है, और आप हर एक को खालिस्तानी, हर एक को पाकिस्तानी, हर एक को गाली देके शायद आप नुकसान बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो बहुत आसान नहीं होगा। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी दूं। आप देखिए ये लोग किस तरह के हैं। इस वक्त अयोध्या वासियों को गाली देने की मुहिम चल रही है बड़े पैमाने पर। अयोध्या वासियों ने भाजपा की पीठ में नूपुर शर्मा का एक क्लिप घूम रहा है, वो सब लोग गाली दे रहे हैं। मतलब उसको देखिए, आप जो करते हैं आपको उसका नतीजा भोगना पड़ता है। कंगना राणावत ने जो टिप्पणी की थी उसका नतीजा उन्हें उस सीआईएसएफ की कांस्टेबल के तमाशे में उन्हें नतीजा भोगना पड़ा। अग्निवीर, इन्होंने नोटबंदी की, अग्निवीर लाए, ईडब्ल्यूएस कोटा लाए, किसानों के लिए दमनकारी कानून लाए, उन सबका संचित प्रभाव 2024 के चुनाव में उनको झेलना पड़ा। अगर आप कभी चाहेंगे तो इन बातों के ऊपर डिकोड करके चर्चा की जा सकती है कि क्यों ये चुनाव जो है मुख्य तौर पर पहली बार आर्थिक प्रश्नों के उसमें हुआ। और दूसरी बड़ी बात जो हुई कि विपक्ष बहुत ताकतवर हो रहा है। इतना शक्तिशाली विपक्ष आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। अभय जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार शायद जैसे इस इलेक्शन का एजेंडा विपक्ष ने तय कर रहा था, उसी तरह से अब जो संसद आएगी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर किसी भी हालत में, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि वो या तो तेलुगु देशम या जनता दल यू का होगा, वो बीजेपी का स्पीकर नहीं होगा। वो उनका अपनी इंश्योरेंस है अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि अब विपक्ष एजेंडा तय करेगा? अब वो आसान चीज नहीं रहेगी कि मोदी जी आए और उन्होंने एक किनारे से किसी को कुछ भी कह दिया। नहीं, कुछ नहीं, अब इनके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। देखिए, संघ को जिस तरह डील कर रहे थे वो इनके लिए आसान नहीं होगा। पार्टी के अंदर जो एंटी मोदी जो लॉबी है, वो जो लोग चाहते नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनसे निपटना इनके लिए अब आसान नहीं होगा। मार्गदर्शक मंडल में जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, जिनको उन्होंने पूरी तरीके से समय से पहले बिल्कुल एकदम मार दिया है राजनीतिक रूप से, उनसे वो लोग भी निकल के बाहर आ सकते हैं। अरुण शौरी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो कि मोदी की खाल खींचने पर बाधा रहते हैं हमेशा, उनसे निपटना इनके लिए आसान नहीं होगा। और राहुल गांधी से निपटना तो इनके लिए असंभव होगा। मैं उस पर एक अंतिम टिप्पणी आपकी अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन व्यक्ति है जिसने बीजेपी की ये दुर्गति की, नंबर 1 पे राहुल गांधी का नाम जी। नहीं, मैं नंबर 2 पे ममता बनर्जी है, नंबर 3 पे अखिलेश यादव है, और मैं उद्धव ठाकरे को भी कहूंगा, उद्धव ठाकरे भी कहीं ना, तेजस्वी यादव है। ये लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल, बहुत, तेजस्वी यादव ने बड़ी शानदार मुहिम चलाई। इन लोगों ने पूरे देश में जबरदस्त, और शरद पवार का नाम में छोड़ दिया, और शरद पवार, इन लोगों ने सारे देश में घूम कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो शेखीखोरी थी, जो डीएनए थी, उनका जुलूस निकाल दिया। नहीं, और मैं एक आदमी का नाम जनरली हम लोग नहीं लेते हैं, एक आदमी ने अपने आप घुसने नहीं दिया, वो स्टालिन।
स्टालिन बिल्कुल हाँ, शांत रूप से रहते हैं, रॉक स्टालिन का सॉलिड। नाम जोड़ा जाना चाहिए इसमें। हाँ, मैं कह रहा हूँ रॉक सॉलिड, बिल्कुल उनको पता है कि एक बार भी किसी के लिए कुछ नहीं। लेकिन और देखिए मैं ये जो बीजू जनता दल का पतन हुआ है, अगर आप ममता बनर्जी के साथ में अगर आप नवीन पटनायक की तुलना करें तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अलग अलग किस्म के नेता हैं। ममता बनर्जी एक बहुत ही जुझारू नेता है, फाइटर हैं, वो पीछे हटने वाली है नहीं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अभी विधानसभा में पटका, उसके बाद लोकसभा में उससे भी ज्यादा जोर से पटक दिया उन्होंने। अब हालत यह है कि शुभेंदु अधिकारी वगैरह जो भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, उनके बारे में सवाल उठने लगे हैं कि भाई इनकी औकात क्या है, तो कोई भी चुनाव नहीं जिता सकते किसी भी तरह का। किस बात के नेता हैं, किस बात के नेता हैं ये। जी, मैं एक और अंतिम नवीन सवाल, पटनायक को देखिए, ये समझौते के जरिए सत्ता बने रहना चाहते थे। इन्होंने भाजपा से एक नापाक समझौता किया और उसकी सजा पाई। नहीं, नवीन पटनायक का तो मुझे हरदम इसलिए अफसोस होता है, किस पिता की मतलब लीगेसी है। एक पिता जिसने भारत के इतिहास में, मतलब उड़ीसा से निकल के उसने भारत के इतिहास में अपना स्थान बनाया था। हर ऑपोजिशन यूनिटी में उनका कुछ ना कुछ एक अहम रोल होता था। उनका कार्यकाल शायद 2 बार था, वो टोटल 4-5-6 साल चीफ मिनिस्टर है, ये तो 20-25 साल चीफ मिनिस्टर है। लेकिन नवीन पटनायक को कैसे याद किया जाएगा और इनके पिता को कैसे याद किया जाएगा, ये तो खैर वो अपनी वो छोड़ के जा रहा है। मैं एक और इंपॉर्टेंट अंतिम सवाल, राहुल गांधी ने एक बात कही है कि भाई ये जो आपने शेयर मार्केट में एज प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लोगों से कहा शेयर खरीदिए, 4 तारीख को ये आपने इनसाइडर ट्रेडिंग कराई, और वो 30 लाख करोड़ की बात जो कर रहे हैं उसका मैं एक हिस्सा बता दूं। हमारे अडानी जी की जो संपत्ति थी वो कभी 4 लाख करोड़ बढ़ती थी, फिर 4 लाख, ये जो फ्लक्चुएशन था जो प्री डिसाइडेड था, उस पर ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं होगा। 4-4 लाख करोड़ अगर ऊपर नीचे हो रहा है एक व्यक्ति का, तो ये आपको लगता है कि इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा खेल है। ऊपर इसको निर्भर करेगा कि संसद में इस बात को लेकर कितना जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। भाई देश का प्रधानमंत्री क्यों कह रहा है लोगों से कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार आने वाली है, स्टॉक मार्केट बहुत उछलेगा, इसलिए आप निवेश कीजिए, क्यों कह रहा है देश का प्रधानमंत्री? ये तो उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही और रिकॉर्ड पर है। अमित शाह ने भी इस बात को कहा, इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। तो इनको जवाब मांगने की सबसे अच्छा जो है सदन का पटल है। संसद में इस सवाल को विपक्ष द्वारा मजबूती से उठाया जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए और विपक्ष द्वारा सेबी के सामने प्रतिवेदन किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन जाना चाहिए। तब जब इस तरह का काम करेंगे तब उससे दबाव बनेगा उसका। मैं एक क्योंकि आपने एक बात कह दी एग्जिट पोल की, मुझे उस दिन अजीब सा लगा। मैं प्रभु चावला जी को मानता था कि थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, कहते जरूर थे तीखी बात या सीधी बात या टेढ़ी बात, लेकिन उस दिन वो बहुत ही एग्रेसिव थे। और वो एग्जिट पोल वालों से पूछ रहे थे कि आप जब खुद ही कहते हैं कि भाई हम केवल परसेंटेज देते हैं किसका, तो आप ये सीट का काम क्यों करते हैं जब आप खुद, और वो उस चीज को छोड़ नहीं रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभु चावला इतना होंगे। दूसरी तरफ प्रदीप गुप्ता जी जिस तरह रोने लगे, फिर वहां पे मुझे पहली बार पता लगा कि वो अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। ये सब मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे थोड़ा लगता है कि इन लोगों की पोल पट्टी खुलना भी आवश्यक था, जिससे लोगों का देखिए वो प्रभु चावला ने यशवंत देशमुख से बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, आप पत्रकार की तरह क्यों बात कर रहे हैं कि दलित वोट का ट्रांसफर हम नहीं देख पाए? ये काम थोड़ा है देखना आपका। आपने आपको ये वोट के ये आपको देखना आपका काम थोड़ी ना है। आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, आप बताइए ना आपका डेटा क्या है, आपका आप डेटा पे बातचीत कीजिए। तो ये जब उन्होंने कहा तो इससे ये भी कहने लगे यशवंत देशमुख के आपने ठीक कहा, हम सीटों का चक्कर में पड़े ही क्यों। हाँ, तो ये देखिए ये एग्जिट पोल की इस बार जो पोल खुली है वो तो अभूतपूर्व है अपने आप में। इन लोगों ने अगर अपने आप को सुधारा नहीं और एक आध दिन से ऐसी गलती और हो गई तो इनकी साख थोड़ी बोड़ी बची है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस दिन मालूम नहीं क्या हो गया था पवन खेड़ा जी को, मैंने इस तरह का नहीं देखा था। पवन खेड़ा बाई एंड लार्ज ठीक है एग्रेसिव, उनको क्या हो गया था, वो तो अपने ही उसमें थे, वो पाप आप बता रहे थे कि आप लोगों ने पाप किया। खैर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि अलग से एक बार हम लोग अमृतपाल, इंजीनियर राशिद, मणिपुर, इन सब पे भी बात अलग से। देखिए अमृतपाल का जो मामला है वो एक अलग तरह का मामला है, हम लोग अलग से कभी इस बारे में बात करेंगे। वो बहुत मामला काफी नाजुक है
अमृतपाल की जो उम्मीदवारी है, जिस तरह करवाई गई है और कौन शक्तियां उसके पीछे हैं, इसके ऊपर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रमाण की जो बात मुझे पता है उसको सार्वजनिक रूप से किस हद तक हम लोग कह सकते हैं, ये भी एक इशू है, समस्या है उसमें। जो फरीदकोट से जो जीत हुई है बेअर सिंह के लड़के की, वो एक अलग मामला है, वो अलग मामला है। इंजीनियर रशीद की जो जीत हुई है वो एक अलग मामला है। इंजीनियर रशीद को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सताया था, इनके मुंह पे काले विधानसभा में मली थी इन लोगों ने, केवल इसलिए कि उन्होंने एक बीफ की दावत दे दी थी। उन्होंने एक बीफ की दावत दी थी, इसलिए मुंह पे काले। इंजीनियर रशीद से भी भारतीय जनता पार्टी के क्या संघर्ष रहा है, क्या ताल्लुक है, ये भी एक अलग से बात करनी है। इन सब बातों में अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां इनके पीछे हैं। वो अदृश्य शक्तियों के बारे में मेरा इशारा समझ गए होंगे कि वो किस तरीके से वो काम करती हैं। अदृश्य शक्तियां, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कभी। लेकिन प्रोफेसर साहब, मुश्किल क्या है कि जैसे मणिपुर है, मणिपुर या जम्मू कश्मीर, ये जो मणिपुर का मामला बिल्कुल अलग है। मणिपुर में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वहां पर हिंसा होने दी, जातीय हिंसा होने दी, उसकी सजा भाजपा को मिली। तो पक्का यकीन था कि मणिपुर में भाजपा कुछ भी नहीं जीतेगी। और इस बार उत्तर पूर्व पे अलग से कार्यक्रम करें। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वो केवल नुकसान सीटों और वोटों में नहीं उसका आंका जा सकता। उसको भाजपा की जो पैठ बन रही थी, वो पैठ पूरी भंग हो गई है वहां पर। और हेमंत बिश्व शर्मा की जो ड्रामेबाजी थी, वो ड्रामेबाजी भी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उत्तर पूर्व में भाजपा को नुकसान हुआ है, वो एक अलग तरह का नुकसान है। दक्षिण भारत में जिस गेंद की ये बात कर रहे हैं, वो गेंद फर्जी है, उस गेंद में ज्यादा दम नहीं है, उसके गेंद में ज्यादा दम नहीं है। अभी अन्ना द्रमुक ने अन्नामलई को कहा है, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी जबान पर काबू रखते, अपने मुंह को कंट्रोल करते, तो शायद कुछ मिल जाता तमिलनाडु में। तो मुंह को कंट्रोल नहीं किया, तुम्हारी ये हालत हुई है वहां पर। मैं असम का एक दिलचस्प आंकड़ा है कि नंबर ऑफ वोट्स में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी से। नंबर ऑफ वोट्स, परसेंटेज में वो कम है, नंबर ऑफ वोट। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। आप मध्य प्रदेश में आइए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली, छिंदवाड़ा भी जीत ली, वहां देखिए भाजपा का वोट परसेंटेज गिर गया है काफी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है पहले के मुकाबले, और भाजपा की जीतों का अंतर जो है, शिवराज सिंह की सीट का अपवाद छोड़ दीजिए, काफी घट गया है जीतों का अंतर। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ने ठीक से चुनाव लड़ा होता, उसके पास एक ठीक नेतृत्व होता, एक सुपरिभाषित रणनीति होती, तो मध्य प्रदेश में भी वो भाजपा को डेंट कर सकते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद वो काफी कांग्रेसी व निराश थे, ठीक से लड़ा नहीं चुनाव। जिस तरीके से और दूसरी जगहों पर चुनाव लड़ा है, उस तरह मध्य प्रदेश में लड़ते तो वो मध्य प्रदेश में भी डेंट कर सकते थे। और अभी भी मध्य प्रदेश में कोई सारी बात हाथ से नहीं निकली है। ये विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हार गए, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में विपक्ष वापसी कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए, अगले हफ्ते तक। लेकिन हम लोग इन इश्यूज को भी अलग से एक बार बात जरूर कर लें, क्योंकि फिर वो रह जाता है और उस पर बात नहीं हो पाती है। हम लोग पॉलिटिकल उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन वो भी बात करना आवश्यक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।